हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव लर्निंग एसएससी में। तो देखिए, आज आप हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन उठा के लाए हैं। कौन सा? देखिए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। मतलब मैंने देखा है आसपास जितने भी मतलब मेरे फ्रेंड भी हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स भी रहे हैं, तो आप उसमें ध्यान से देखो, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को एनालिटिकल रीजनिंग में आती है। उसमें आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं ना पेपर में, वो कथन और धारणाएं के हैं। इनको पूर्व धारणाएं भी बोलते हैं। पूर्व धारणा या धारणा एक ही बात होती है। तो आज हम उस चैप्टर को उठा के आपके सामने लाए हैं, जिसका आज अपन खेल खत्म करने वाले हैं एकदम। मतलब इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ रह जाएगा जो होगा वो प्रैक्टिस। मतलब कॉन्सेप्ट इससे बाहर कहीं नहीं है। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ आप मास्टर हो जाएंगे इस चैप्टर के, है ना, मास्टर हो जाएंगे स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के। बस इसमें थोड़ी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो धीरे धीरे अपन वन बाई वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। थ्योरी को आप बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ध्यान से आपको थ्योरी को कंप्लीट करना है। जो मैं 5-10 मिनट आपको थ्योरी बताऊंगा ना, वो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी नए बच्चे हैं या फिर जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से वो जुड़ रहे हैं, तो आप मेरे बारे में कुछ डिटेल्स मैंने लिख रखी हैं, उनको आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि स्टेटमेंट क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है। ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। सबसे पहले आप समझो कि इसमें चैप्टरों में होता क्या है। मतलब ये जो एनालिटिकल रीजनिंग आपका तीसरी रीजनिंग है, रीजनिंग 3 तरह की होती है। वर्बल, आपको पता होगा वर्बल, एक होती है नॉन वर्बल, और एक होती है एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये 3 तरह की रीजनिंग होती है। तो अपन एनालिटिकल रीजनिंग का जो एक चैप्टर होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, वो अपन आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एनालिटिकल जो रीजनिंग होती है, इसमें आपको ध्यान देना है कि हमेशा दो लोग होते हैं। दो लोग रहेंगे, दो लोग रहेंगे। सुंदर सी ये बना दे रहे हैं चेहरे, ये आंखें, ये मुंह। ठीक है, इसके कान भी हैं। तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो दो लोग बने हुए हैं ना, ये दो लोग, इसमें एक बोलेगा, इसको बोलते हैं स्पीकर। ये अगर आप डिटेल्स अच्छे से समझ गए ना, फिर आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होने वाली। ये होता है लिसनर। तो आप ये ध्यान से देखो, स्पीकर और लिसनर अपने ये हैं दोनों लोग। इसमें से क्या, ये बोलेगा कुछ और ये क्या करेगा, उसको सुनेगा, क्योंकि ये अपना क्या है, लिसनर है। ठीक है, ये चीज़ों को सुनेगा। तो अब आप ध्यान से देखो कि सुनेगा। तो अब आप ये देखो, ये अजम्पशन है ना, वो किस रिस्पेक्ट में आपको देखना है, वो हमेशा आपको स्पीकर की तरीके से देखना है। जो अजम्पशंस होता है ना, अजम्पशंस जो हैं, वो आपको किसके परिप्रेक्ष्य में देखना है, वो स्पीकर के परिप्रेक्ष्य में देखना है। जबकि जो लिसनर होता है, वो क्या कंक्लूजन निकालता है, कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन। इस तरीके जो चैप्टर होते हैं वो लिसनर के परिप्रेक्ष्य में होते हैं। जबकि जो अजम्पशन होता है ना, अजम्पशन, वो प्योरली बेस्ड होता है स्पीकर की थिंकिंग पे, स्पीकर की थिंकिंग पे। ठीक है, स्पीकर क्या सोच रहा है, स्पीकर क्या सोच रहा है। तो आपको हमेशा इस चैप्टर को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें क्या बन जाना है, हमें स्पीकर बन जाना है। हम मतलब जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो हम खुद बोल के देखेंगे। ठीक है, और जो स्पीकर है ना, इसके मन को पढ़ना है हमको। जो इसका मन है ना, मन मन में क्या सोच रहा है, आज मन में क्या है बता दो, वही है, मन में क्या सोच रहा है। तो वो चीज़ हमें पकड़नी है। तो इसके लिए कुछ तरीके भी होते हैं, उनको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद करते हैं जो अभी तक मैंने आपको समझाया है वो क्या है, एक बार रिवाइज कर देते हैं कि इसमें दो लोग होते हैं, स्पीकर और लिसनर। तो इस चैप्टर में जब हम डील कर रहे होंगे, तो सिर्फ हमें स्पीकर बनना है। मतलब स्पीकर बनने का ये मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट अपने पास आएगा, जो भी स्टेटमेंट अपने पास आएगा, उसको हम खुद से बोल कर देखेंगे, उसको हम खुद से बोल कर देखेंगे। अच्छा, स्पीकर के बारे में आपको एक बात तो पता होगी ना, कि जो स्पीकर होता है या कोई भी जो बोलने वाला होता है, वो कभी भी बिना सोचे कुछ बात नहीं बोलता है। मतलब आप भी बोलेंगे या हम भी बोलेंगे, तो कुछ सोच कर ही बात बोलेंगे, सोच कर। मतलब मन में कुछ रहा होगा, जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे, तो हमें मन में क्या है हम वही तो बोलेंगे। जो मन में होगा वही आपको बोलना है, सोच के। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। तो देखो, स्टेटमेंट इज एन इन्फॉर्मेशन। स्टेटमेंट एक इन्फॉर्मेशन है और फैक्ट रिलेटेड टू एनी जनरल सब्जेक्ट और अजम्पशन। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, कि अजम्पशन स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन या फिर एक फैक्ट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है या फिर एक फैक्ट है। हिंदी में अगर देखें, कथन किसी सामान्य विषय में संबंधित सूचना, सूचना या फिर तथ्य। सूचना है या फिर तथ्य है, बस दो ही चीज़ें हो सकती हैं। स्टेटमेंट मैं ये बता रहा हूँ आपको, कुछ भी हो सकता है, मतलब कैसा भी आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ है जो कि फैक्ट है और इन्फॉर्मेशन।
और अजम्पशन की अगर हम बात करें, अजम्पशन इज द हिडन और अनसेड। तो वही तो भैया हमको पकड़ना है कि हिडन क्या है, क्या हिडन है, क्या अनसेड है। अनसेड का मतलब जो अभी कहा नहीं है, मतलब जो कथन छिपा हुआ है, और जो अनकहा है। भैया अनकहे को ही तो हमको पकड़ना है। हम स्पीकर क्यों बनेंगे? क्योंकि स्पीकर मन में क्या सोच रहा है उसके हमको मन को पढ़ना है। आखिर उसने स्टेटमेंट ये दिया तो क्यों दिया, उसके मन में क्या है, ऐसी कौन सी बात है जो वो कह नहीं रहा है, हमें उसके स्टेटमेंट से जानना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्टेटमेंट और अजम्पशन क्या है। स्टेटमेंट एक इन्फॉर्मेशन और फैक्ट है, जबकि अजम्पशन क्या है, उसमें छुपा हुआ भाग या फिर अनकहा भाग। ठीक है, अच्छा, अजम्पशन को हिडन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक अज्यूम्ड होती है, मतलब अज्यूम, सपोज्ड या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड। मतलब अज्यूम करने का मतलब क्या है, पहले से मन में सोच लेना। पहले से नहीं कहते हमने एज्यूम कर लिया है, अब जैसे पार्किंग में बाइक लगाने जा रहे हैं तो हमने ये एज्यूम कर लिया है कि वहाँ जगह खाली होगी उस साइड, तो हम बाइक उस साइड लेके जा रहे हैं, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अच्छा, सपोज करना, जैसे हमने सपोज कर लिया कुछ भी, ये सब सिनोनिम्स ही हैं। सपोज करना, मान लो जैसे सपोज करो कुछ कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, या फिर मैंने सपोज कर लिया कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि जो हिडन मीनिंग होती है, या तो हम एज्यूम कर लेते हैं, या सपोज कर लेते हैं, या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर नहीं कहते, फॉर ग्रांटेड ले लिया तुमने तो एकदम मान ही लिया। तो अब आप ये ध्यान से देखो, एज्यूम्ड, सपोज और ग्रांटेड, ये जो होते हैं ना, ये हिडन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये या तो एज्यूम्ड होंगे, या सपोज्ड होंगे, या ग्रांटेड। तो अजम्पशन के बारे में आप इतना समझ गए, चलते हैं आगे। तो अच्छा, इससे जुड़े कुछ खास नियम भी हैं, मतलब स्पेशल रूल्स भी हैं इसके, जिनकी मदद से हम थोड़ा सा आसानी से जान सकते हैं, या फिर ये इस जो अपने अजम्पशन है वो कैसे होने चाहिए। तो देखो, धारणा एक सामान्य कथन होना चाहिए, मतलब कि धारणा जो है, अजम्पशन जो है, कोई भी इलॉजिकल बात नहीं होगी। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट होगा कुछ। अजम्पशन जो होगा एक जनरल स्टेटमेंट होगा, और मोस्टली आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ, दैनिक लाइफ से रिलेटेड ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे आप न्याय लिंगन चैप्टर में पढ़ते हैं तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो वो रियल में पॉसिबल नहीं है ना। तो आप ध्यान देखो, यहाँ पे आपको जनरल स्टेटमेंट ही मिलेंगे, तो आपको इससे ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या चल रहा। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ द अजम्पशन शुड बी एम्बेडेड इन द स्टेटमेंट। अच्छा, इस बात को आप ध्यान से समझो कि जो कथन में बोला जा रहा है ना, उसका अर्थ पूर्व धारणा में आना चाहिए। पूर्व धारणा में उसका अर्थ आना चाहिए, ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। तो उसका अर्थ तो आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊँ, जो पूर्व धारणा में बोल रहे हैं वो कथन में एम्बेडेड होना चाहिए। द मीनिंग ऑफ अजम्पशन शुड बी एम्बेडेड इन द स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे मान लो ये हम दिल्ली मान ले रहे हैं, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये किसके अंदर आता है, इंडिया के। तो अगर हमें एक बात बताओ, कथन में अगर हम इंडिया के बारे में आपको बता दें, तो क्या दिल्ली के बारे में आपसे अजम्पशन में नहीं पूछ सकते? बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो आपका अंतर्निहित इंडिया में ही तो है। या फिर कोई भी राज्य मान लो, यूपी एमपी कुछ भी मान लो, तो अगर हमने आपको इंडिया के बारे में बताया तो क्या यूपी के बारे में वो बात लागू नहीं होगी? होगी, क्योंकि यूपी और दिल्ली सब इंडिया के ही तो पार्ट है। तो मतलब कुल मिला के अंतर्निहित होना चाहिए, एम्बेडेड होना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या कह रहा है, एजम्पशन शुड नॉट बी मोर एक्सपेंडेबल इन द कंपैरिजन टू स्टेटमेंट। फिर वही बात कि अगर हमने आपको यूपी के बारे में कोई नॉलेज दे दी, तो आप क्या ये बात बोल सकते हैं कि पूरे इंडिया में वही बात होगी? हमने कह दिया यूपी में मान लो कोई मंत्री है, तो वो अगर यूपी में ऐसा कर रहा है तो जरूरी है पूरी इंडिया में सारे स्टेट्स भी वैसा कर रहा हूँ? नहीं है ना। तो आपको पता है कि मतलब कि जो आपकी अजम्पशन है ना, वो स्टेटमेंट से उसका दायरा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि अंतर्निहित होना चाहिए, मतलब दायरे में होनी चाहिए धारणा। तीसरे में वो ये कह रहा है कि धारणा जो है वो अधिक विस्तार नहीं होनी चाहिए कथन से। तो दोनों लगभग इंटरलेटेड हैं, दोनों एक बात को एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए कि कथन, अजम्पशन जो है वो सामान्य होना चाहिए। दूसरी बात, धारणा का अर्थ कथन में अंतर्निहित होना चाहिए। जो आपने कथन में बताया है उसका अर्थ जो है वो धारणा में होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो। और तीसरी बात क्या है कि कथन की तुलना में धारणा अधिक विस्तार योग्य नहीं होना चाहिए। मतलब कथन बता रहा है मान लो ABCD 4 लेटर्स के बारे में, जबकि अजम्पशन में आप पूछ रहे हो पूरी A to Z के बारे में, तो नहीं हो सकता ऐसा, तो वो अजम्पशंस गलत होंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। धारणा में कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है जो आपने कथन में लिखा है वो आप सेम टू सेम धारणा में नहीं लिख सकते। धारणा में सेम नहीं लिख सकते, सेम नहीं लिख सकते कि आपने एकदम सेम लिख दिया, नहीं, कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। कथन और धारणा कभी भी सेम नहीं हो सकते। आगे चलते हैं 5वें पॉइंट में, कथन और धारणा एक दूसरे के लिए तार्किक होने चाहिए, मतलब लॉजिकल होने चाहिए। ये नहीं कि आप ये कह रहे हैं कि कथन में पाकिस्तान की बात करेंगे और जबकि हम अजम्पशन में USA की बात करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। शुड बी लॉजिकल, मतलब एक दूसरे से लॉजिक बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बात करे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा, धारणा कथन के आधार पर निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर वही बात आ गई, निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है, अगर हमने कोई कंक्लूजन उससे निकाल लिया ना, तो वो तो कंक्लूजन हो गया ना, अजम्पशन कहाँ हुआ? फिर वो अजम्पशन नहीं हुआ ना, फिर वो दो दो चैप्टर बनते ही नहीं। अगर अजम्पशन और कंक्लूजन एक ही होता तो फिर वो चैप्टर दो क्यों बनते? नहीं बनते ना। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अजम्पशन निकालता है स्पीकर, अजम्पशन होता है स्पीकर के मन में, कंक्लूजन होता है लिसनर के मन में। ठीक है, कंक्लूजन होता है लिसनर के मन में, अजम्पशन होता है स्पीकर के मन में। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर है ना, तो मतलब इनके सवाल शायद ही फिर आपसे गलत होंगे, इनके सवाल आपके मोस्टली सही ही जाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो सबसे पहले हमने क्या आपको डिस्कस किया था कि हम लोग जो है दो तरीके से यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो स्पीकर और लिसनर। तो हमें पूरे चैप्टर में अपने आप को क्या मानना है? स्पीकर। तो पूरे चैप्टर में हम अपने आप को स्पीकर मानते रहेंगे, लिसनर को इस चैप्टर में इग्नोर करो। और आपको पता है कि सूचना और तथ्य कुछ भी दिया हो स्टेटमेंट है, और अजम्पशन उसमें हिडन होता है, एज्यूम किया जाता है, सपोज किया जाता है, लेकिन ग्रांटेड ले लिया जाता है। ठीक है, अनसेड और हिडन पार्ट होता है अजम्पशन। चलते हैं आगे। फिर हमने कुछ नियम पढ़े कि धारणा एक सामान्य कथन होना चाहिए, मतलब जनरल स्टेटमेंट, कुछ भी लॉजिकल बात नहीं होनी चाहिए। और कथन, धारणा का अर्थ कथन में होना चाहिए, मतलब कथन में जो भी बताया है धारणा में उसका धारणा का अर्थ कथन में होना चाहिए। कि धारणा से हम जो सोच पा रहे हैं वो हम कथन के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, वही बात है ना, हमने आपको बताया कि अंतर्निहित नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो अजम्पशन शुड नॉट बी मोर एक्सपेंडेबल, मतलब कि अजम्पशन जो है वो आपके कथन से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब कथन अगर दिल्ली के बारे में बता रहा है तो आप अजम्पशन में इंडिया के बारे में नहीं पूछ सकते, क्योंकि आपने अजम्पशन को दिल्ली से बड़ा कर दिया। समझ रहे हो? तो एक्सपेंडेबल नहीं होना चाहिए ज़्यादा। चलते हैं आगे। और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट हो गया। एक दूसरे से लॉजिकल होने चाहिए, ये पॉइंट हो गया। छठवां पॉइंट आ गया कि निष्कर्ष नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष कौन निकालता है? स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो आता है। जबकि आपको अजम्पशन कैसे सोचना है? स्टेटमेंट को देने से पहले उसके मन में क्या चल रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था, उसने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, इस बात को बोलते हैं अजम्पशन। ठीक है, अब चलते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एडवाइस, तो अब हमें ये बताओ मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? बताओ, सभी लोग बताएं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्पीकर हूँ। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे, व्यू करेंगे, मेरे वीडियोज़ में व्यू आएंगे। ठीक है, मैं ये सोच के बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ इस वीडियो से आप लोग सीखेंगे, तो बिल्कुल मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ मैं ये वीडियो बना के आपको दूंगा तो काफ़ी बच्चों की इससे हेल्प हो जाएगी। उन्हें इस चैप्टर में दिक्कत होती है तो उन्हें अब दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही एडवाइस का होता है। कोई एडवाइस किसी को क्यों देता है? एडवाइस देने का मतलब ही होता है कि जैसे हम आपको बता रहे हैं, कुछ चीज़ें समझा रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा ना कि आप चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आप देखो, जैसे एक स्टेटमेंट है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड एग्जामिन योर चाइल्ड बाई अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ए टेल्स टू बी। मेरे अनुसार आपको अपने बच्चे की जांच किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से करवानी चाहिए, ए बी से कहता है। ठीक है, यहाँ पे ए जो है, ए वो स्पीकर है, ए बातें बोल रहा है और बी बातें क्या कर रहा है? सुन रहा है, लिसनर है। तो आपको ए की तरह सोचना है। तो अच्छा, अजम्पशन देखो क्या है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर एबल टू डायग्नोस बेटर देन द ऑर्डिनरी डॉक्टर्स। तो हाँ, ए क्या ये बात सोच रहा है कि विशेषज्ञ डॉक्टर जो होते हैं वो सामान्य डॉक्टरों की तुलना में बेहतर निदान करने में सक्षम होते हैं? क्या ये बात सोच रहा है? बिल्कुल ये बात सोच रहा है ना कि भैया उसने कहा कि स्पेशलिस्ट को दिखाओ जाके, तो वो ये बात सोच रहा है ना कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेहतर होते हैं, सक्षम होते हैं नॉर्मल डॉक्टरों से, ऑर्डिनरी डॉक्टरों से। अच्छा, बी विल फॉलो ए एडवाइस, बी ए की एडवाइस पालन करेगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि हमें कैसे पता कि वो पालन करेगा कि नहीं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया ना, ए के नज़रिए से सोचो, ए का माइंड पढ़ो, ए का माइंड, ए अपने माइंड में क्या सोच रहा है? ए अपने माइंड में तो ये सोच रहा है ना कि अगर मैं इनको सलाहें दूंगा तो ये सभी लोग मेरी सलाह मानेंगे। ए तो भैया यही सोच रहा है। ठीक है, ए तो यही सोच रहा है कि हमारी सलाह मानेंगे। तो इस केस में दोनों ही पूर्व धारणाएं सही हैं कि ए ये सोचता है कि सामान्य डॉक्टरों की तुलना में बेहतर जो डॉक्टर विशेषज्ञ होते हैं वो अच्छे से निदान करते हैं, डायग्नोस अच्छे से करते हैं, और बी ए की बात सुनेगा, ये वाली बात भी 100% सही है। तो दोनों ही अजम्पशन एकदम वैलिड है। तो एडवाइस वाली बात में आपको ये हमेशा याद रखना है। चलते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है उसको ध्यान से समझो। दूसरा पॉइंट में देखते हैं क्या कह रहा है। द बुक इज इंटेंडेड टू गाइड द लेमैन टू स्टडी योगा इन द अब्सेंस ऑफ अ टीचर। टीचर की अनुपस्थिति में, हिंदी पढ़ लेते हैं एक बार, कि इस पुस्तक का उद्देश्य शिक्षक की अनुपस्थिति में आम आदमी को योग का अध्ययन कराने
करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। मतलब टीचर अनुपस्थित है, उनको मार्गदर्शन कैसे बुक की मदद से करना है। तो मान लो ये बुक मैंने छापी है, मैंने स्टेटमेंट दिया है कि भैया इस पुस्तक का उद्देश्य शिक्षक की अनुपस्थिति में आम आदमियों को योग का अध्ययन करवाना, योगा सिखाना है, ठीक है। तो मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मालिक इस बुक का क्या सोच रहा है, मालिक, पब्लिशर, राइटर, ऑथर जो भी है, क्या सोच रहा है। अ टीचर ऑफ योगा मे नॉट बी अवेलेबल टू एवरीवन। योगा का शिक्षक हर किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ये बताओ, अगर ये बात एकदम सही सोच रहा है, सबसे पहली बात तो ये एकदम सही है। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा है, उसने बुक क्यों बनाई है, क्योंकि वो ये चाह रहा है कि कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है सबके लिए टीचर योगा। तो उसने क्या किया, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बुक बना दी। तो वो बुक उसने इसीलिए बनाई कि हर जगह हर व्यक्ति के पास टीचर नहीं है, ताकि ये बिना टीचर की अनुपस्थिति में इस बुक से वो योगा सीख सके, ठीक है। अच्छा, योगा कैन बी लर्न विद द हेल्प ऑफ अ बुक। और क्या, बिल्कुल सही बात है। मतलब बात सही है कि नहीं ये बात नहीं पता, लेकिन मालिक क्या सोच रहा है, मालिक के नज़रिए से आप देखो, जिसने ये बुक छापी है तो वो ये सोच रहा है कि अगर जिनके पास टीचर नहीं है उनको ये बुक दे दें तो ये वो लोग सभी लोग सीख जाएंगे। तो मतलब पॉसिबिलिटी या पॉसिबल इंटेंशन, ये वाली बात भी एकदम पूर्ण धारणा में सही होती हैं। इतनी बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले मैंने देखा था एडवाइस हमेशा जो बोलता है तो वो कुछ समझ के बोलता है और ये मानता है कि सलाह सामने वाला मान लेगा, ठीक है। और दूसरी बात हमने पॉसिबल या पॉसिबिलिटी पढ़ी है, पॉसिबल इंटेंशन या पॉसिबिलिटी कुछ भी, ठीक है, क्योंकि उसने बुक छापी है तो क्या क्या रीजंस की वजह से उसने बुक छापी है, तो वो उसके सारे एजम्पशन सही होंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रीवियसली एज्यूम। मतलब पहले से ही मान के बैठे हैं, पहले से ही कुछ मान के बैठे हैं, प्रीवियसली एज्यूम। क्या? संस्थान के शासी निकाय की अगली बैठक 1 वर्ष बाद होगी, ठीक है। द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। मतलब 1 साल बाद, 1 ईयर बाद आपकी मीटिंग होगी। अच्छा, मान्यता क्या है, संस्थान 1 वर्ष के बाद भी कार्यरत रहेगा। अच्छा, मान लो ये हम मीटिंग के हेड हैं, हमने बोला कि भैया आज इतनी मीटिंग हो गई है, अब जो नेक्स्ट मीटिंग वो हम कब करेंगे, 1 ईयर बाद, 1 साल बाद हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग करेंगे। तो हमारे मन में क्या चल रहा है कि इंस्टीट्यूट विल रिमेन इन द फंक्शन आफ्टर 1 ईयर। क्या 1 साल बाद तक हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो रन करता रहेगा, रिमेन करता रहेगा, फंक्शन में रहेगा। तो हाँ, अगर मुझे ये लगेगा कि हमारा हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा 6 मंथ्स में, तो मैं ये क्यों बोलूँगा कि 1 साल बाद मीटिंग करेंगे, नहीं बोलेगा ना। इसका मतलब ये वाली बात जो बोल रहा है इसके लिए हिसाब से एकदम सही है। सभी सदस्य 1 वर्ष के बाद उपस्थित रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। वो तो यही सोच के चल रहा है ना कि जैसे अभी हम मीटिंग कर रहे हैं तो 1 साल बाद भी सभी लोग आएंगे, तब हम लोग 1 साल बाद फिर से मीटिंग करेंगे। तो आप ये रियल लाइफ में सही हो या ना हो नहीं पता, लेकिन ये अजम्पशंस में दोनों सही हैं। क्योंकि अजम्पशंस में आपको मैंने बता रखा है कि आपको स्पीकर बन जाना है। मतलब जिसने स्टेटमेंट दिया है तो आखिरकार क्यों दिया है, वो क्यों स्टेटमेंट ऐसा दे रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको इधर से निकालनी है। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट अपना क्या है, एडवर्टीजमेंट नोटिस अपील्स, ठीक है। कुछ एड्स आपको दिखाए जाते हैं, कुछ आपको नोटिस दी जाती है, कुछ अपील्स होती हैं, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स इट हैज़ बीन मेड कंपलसरी फॉर एवरी वर्कर टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट, अ नोटिस इशूड बाय अ कंपनी। एक अगले महीने से प्रत्येक कर्मचारी के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि कंपनी द्वारा जारी किया गया एक नोटिस है। नोटिस मतलब अब जो भी कर्मचारी दिन में काम करेगा उसका आपको डेली रिपोर्ट देना है, कि आपने क्या क्या काम किया, उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है पूरी। तो हमने मान लो हम मालिक हैं, ठीक है, हम मालिक हैं और हमने ये ऐसा रूल बनाया है कि भैया जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं वो सब क्या करेंगे, वो कर्मचारी अपना डेली रिपोर्ट हमें देंगे। तो नोटिस को कर्मचारियों द्वारा पढ़ा जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसा हो कि कंपनी ये सोचने लगे कि हमने जो नोटिस बनाया है वो कोई पढ़ेगा ही नहीं, अच्छा पढ़े या ना पढ़े दैट इज अ डिफरेंट केस, बट कंपनी क्या सोच रही है, जो कंपनी द्वारा नोटिस दिया गया है वो क्यों दिया गया कि वर्करों द्वारा नोटिस पढ़ा जाएगा। ये बात एकदम सही है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जो नोटिस दिया है हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लोग उसका पालन करेंगे। हम ऐड दिखा रहे हैं तो हम इसका मतलब ये पूर्ण धारणा करके बैठे हैं कि लोग हमारा ऐड देखेंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैं ये मान के बैठा हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखेंगे, ठीक है। द डेली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स बाय वर्कर विल प्रूव बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। मतलब डेली जो सबमिशन रिपोर्ट है कंपनी की, वो आप बताओ कि कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अच्छा ये बताओ, कंपनी ने नोटिस दिया है तो मतलब वो अपने फ़ायदे के लिए ही तो काम सोच रहे होंगे कुछ। अगर उन्हें ये पता चल जाए कि डेली रिपोर्ट जो प्रतिदिन रिपोर्ट देनी है उससे हमारा लॉस होगा तो वो ये क्यों करेंगे। तो मतलब उन्होंने लाभ लेने के लिए ही साबित की, मतलब लाभ लेने वाला ही साबित होगा ना, बिल्कुल होगा। कंपनी तो यही सोच रही। अब आगे जाके साबित होगा या नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट केस,
बट सोच क्या रहे हैं, हाँ सोच तो यही रहे हैं, हाँ सोच तो यही रहे हैं, सोच तो यही रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी को समझ में आई, तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी इतनी बातें हमको सब समझ में आ गई हैं। चलते हैं आगे। अगला अगला क्या है भैया, अगला है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारे आसपास एग्जिस्टेंस कर रही हैं चीज़ें, जो एग्जिस्टेंस नहीं कर रही हैं, ठीक है, उनके बारे में। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, प्रेम विवाह अधिकतर तलाक में समाप्त होते हैं। प्रेम विवाह जो हैं अधिकतर कैसे, तलाक में। कौन से विवाह, प्रेम विवाह अधिकतर तलाक में समाप्त होते हैं। लव मैरिजेज मोस्टली एंड्स इन डाइवोर्स, ठीक है, ये ऐसा कथन है। मतलब मान लो कि हम लोगों ने ये बात बोली है कि भैया हम ये बात बोल रहे हैं प्रेम विवाह अधिकतर तलाक में जाके समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, तलाक में जाके समाप्त हो जाते हैं। तो अब आप ये देखो, अब ध्यान से देखना, धारणा की बात करें, लव मैरिज डू टेक प्लेस, मतलब प्रेम विवाह होते हैं क्या। बोलने वाला ये सोच रहा है कि प्रेम विवाह होते हैं, हाँ भैया बिल्कुल सोच रहा है, ये बात 100% सोच रहा है, तभी तो वो ये कह रहा है कि प्रेम विवाह, अच्छा प्रेम विवाह कर लिया, अधिकतर तलाक में समाप्त होते हैं, ठीक है। तो प्रेम विवाह होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर उसे ऐसा लगे प्रेम विवाह होते ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते तो वो बोलता क्यों, तो मतलब एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। तलाक के मामले होते हैं, देयर आर केसेस ऑफ डाइवोर्स, बिल्कुल सही बात है। तो वो ये जानता है कि तलाक के मामले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तभी वो सीधा सीधा बोल रहा है भाई अधिकतर तलाक में समाप्त होते हैं, मतलब तलाक भी होते हैं, तलाक के मामले भी होते हैं, प्रेम विवाह होते हैं, हाँ होते हैं, तलाक होते हैं, हाँ होते हैं। ये दोनों बातें सोच रहा है, तब इसने तभी तो ये बात बोली है प्रेम विवाह अधिकतर तलाकों में समाप्त होती है। तो बात ठीक है। तो अपन ने ये कितने 5 रूल पढ़े हैं, ठीक है। अब जो सवाल चालू हो रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अपने कौन कौन से रूल थे वो अपन को देखते हुए चलना। सबसे पहली थी अपनी एडवाइस, पहले नंबर पे आती है एडवाइस। हम ये मान के चलते हैं कि सामने वाला हमारी एडवाइस सुनेगा। दूसरा क्या होता है, पॉसिबल इंटेंशन, मतलब जैसे हम इसमें किसी ने बुक बनाई थी तो वो ये मान के चल रहा था कि जो बुक है हमारी लोग देखेंगे, तो ये अपना हो गया दूसरा। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा हमारा क्या था, प्रीवियसली एज्यूम्ड, ठीक है, प्रीवियसली एज्यूम्ड, अपने आप क्यों भाग रही है, देखो प्रीवियसली एज्यूम्ड तीसरा, ठीक है। चौथा क्या है, एडवर्टीजमेंट और नोटिस, ठीक है। ऐड आया तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐड आप देखेंगे, कोई नोटिस आया तो इसका मतलब लोग उसको मानेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। और पांचवा क्या था, अपना एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, कि मतलब एग्जिस्ट करते हैं तभी वो बात बोल रहा है, ठीक है। प्रेम विवाह अधिकतर तलाक में समाप्त होते हैं, हाँ भैया प्रेम विवाह होते हैं, ये बात सोच रहा है वो बोलने वाला। तलाक के मामले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वो दोनों बातें सोच रहे हैं। अब देखो सवालों पर अप्लाई करते हैं। अब अपना मेन पार्ट है, अब अपन को क्रक्स, अब पूरी जो थ्योरी है उसका क्रक्स उठाना है, ठीक है, मेन क्रक्स। अब इन सवालों से आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, आपके 100% सवाल सही हो पा रहे हैं या नहीं। तो इन 10 सवालों से करने के बाद आप सवालों का माइंडसेट समझो, मतलब एग्जामिनर का माइंडसेट समझो और क्वेश्चनों की थीम समझो कि कैसे आंसर देते हैं। जैसे कि कह रहे हैं वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री, हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अच्छा, जो ये बात बोल रहा है वो क्या सोच रहा है, वो क्यों बोल रहा है ये बात, पेड़ से गिरने वाली पत्तियाँ हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। अच्छा, क्या वो ये बात सोच रहा है कि पेड़ से गिरने वाली पत्तियां कपड़े खराब कर सकती हैं इसलिए नहीं सोना चाहिए। मतलब ये तो एक लॉजिकल बात ही नहीं हुई, मतलब लॉजिकल बात नहीं है। वो नहीं सोने का रीज़न इतना घटिया नहीं हो सकता कि कपड़े खराब होते। वो तो दिन में भी अगर हम कैसे भी हम सोएंगे पेड़ के नीचे तो हम खराब हो जाएंगे कपड़े, है ना। तो मान लो हम रास्ते में जा रहे हैं तो कपड़े मतलब पत्ते गिर गए, तो क्या ऐसे क्या कोई मतलब लॉजिक हुआ कि नहीं सोना चाहिए कि पत्ते से कपड़े खराब हो जाएंगे, नहीं। दूसरा देखो, पेड़ रात में CO2 छोड़ते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। अच्छा, तो अगर कथन ये होता कि वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री, बिल्कुल सही बात है, रात में ही सोते हैं ना, तो पेड़ रात में CO2 छोड़ते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये बात एकदम सही है। आपको पता है रात में वो CO2 छोड़ते हैं तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो इसका मतलब ये है कि अपना कौन सा कथन सही है, ओनली टू अपना जो कथन है वो एकदम सही है। मतलब जो बोलने वाला है वो ये बात सोच रहा है कि भैया कि अगर हम रात में पेड़ के नीचे लेट जाएंगे तो वो CO2 छोड़ते जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो लॉजिकली एकदम ठीक है ये बात, ठीक है। अब इसमें आप ये मत कहना कि इसमें रात नहीं लिखी, नहीं, ये मान के चला जाता है कि सोने का टाइम रात में ही होता है, ठीक है। तो पत्तियों का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, तो इलॉजिकल बात होगी इसलिए गलत है, तो एकदम दूसरा एकदम सही। अच्छा, दूसरा सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा सवाल पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहे हैं औद्योगिक विकास में असंतुलन से बड़ी जनसंख्या में साक्षर और अशिक्षित लोग प्रभावित होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है। भैया जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर जो साक्षर और अशिक्षित लोग हैं, उनका क्या है, औद्योगिक विकास में असंतुलन, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो इम्बैलेंस है,
ठीक है, मतलब बैलेंस नहीं है इंडस्ट्रियल, मतलब कहीं कहीं एकदम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं कहीं बिल्कुल इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो जो उनका इम्बैलेंस है ना, तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, जो कि कम पढ़े लिखे हैं, मतलब लिटरेट और लिटरेट दोनों लोग प्रभावित होते हैं, जो गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीक। ठीक है, तो अच्छा, जो ये बात बोल रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, ध्यान से देखना। भारत में औद्योगिक विकास मुख्य रूप से राजनीतिक विचार के आधार पर हुआ है। अब आप ये बताओ, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गई बात, हमने कहीं भी यहाँ पॉलिटिकल बात तो की ही नहीं है। पॉलिटिकल बात हमारी कहीं भी स्टेटमेंट में आई है? तो आप कहेंगे गुरुजी पॉलिटिकल बात तो हमारे स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आई। तो क्या पॉलिटिकल कंसिडरेशन यहाँ पे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली एकदम गलत है। अच्छा, अगर हम बात करें ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मस्ट हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ट्राइब्स, मतलब औद्योगिक विकास का जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए। जनजातियों का जिक्र कहीं हुआ है क्या? हमने तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बारे में पता था, तो जनजातियों के बारे में नहीं पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही बातें गलत हैं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स बातें हो गई, दोनों ही बातें सही नहीं है, दोनों ही पूर्ण धारणा में सही नहीं होंगी। बोलने वाला ये सब चीज़ें कुछ नहीं सोच रहा, और सोच भी रहा है तो हम नहीं समझ पा रहे। हमने स्टेटमेंट बोला, उसके मन में क्या है हम नहीं पढ़ पा रहे, अनहिडन है, हिडन है या क्या है वो हम नहीं समझ पा रहे। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स बात चली गई, स्टेटमेंट के दायरे से ये बात बाहर है। ठीक है, दोनों गलत है। तो कौन सा आंसर होगा? नाइदर वन नाइदर टू, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, अगला सवाल कह रहे हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आई है। मतलब जो पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हुआ था, एकदम से जनसंख्या बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कैसी हो गई, डिक्लाइन हो गई है। ठीक, डिक्लाइन हो गई। तो ये बात जो बोल रहा है उस बुक क्या सोच रहा है, जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही बात है, वो यही तो सोच रहा है कि जीवन की गुणवत्ता में गिरावट क्यों आई, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट हुआ, मतलब अधिक जनसंख्या बढ़ गई, इसकी वजह से क्या हुआ, जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आ गई, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हाँ भैया, बोलने वाला तो ये बात सोच रहा है ना, उसके बोलने के कथन से ही पता चल रहा है कि वो ये बात सोच रहा है। ठीक है भाई, तो अपना करेक्ट मतलब पहली वाली धारणा तो एकदम सही है। दूसरा पढ़ते हैं, आओ। कह रहे हैं कि भारत में जीवन की गुणवत्ता का जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसी भी बात हो सकती है कि भारत में जीवन की गुणवत्ता जनसंख्या से कोई लेना देना? स्टेटमेंट से तो ये लग रहा है कि लेना देना है, और आपके लेना देना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा केवल कौन सा, ओनली वन। जनसंख्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है, कथन से सीधे सीधे पता चल रहा है कि भैया बोलने वाले के मन में ये है, कोई लेना देना नहीं है। तो आपने गलत बात कर दी ना, बिल्कुल रिलेट ही नहीं कर पा रहे कथन से। कथन में कुछ और, जैसे पाकिस्तान के बारे में बोल रहा, आप बोल रहे हो सीधे किसके, यूएसए के बारे में। तो ओनली वन अपना ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर होगी। जिनको थोड़ा सा कम क्लियर हो रहा है ना, वीडियो में जो मैंने थ्योरी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई है उसको एक दो बार और देखो, तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको स्पीकर की तरह सोचना है, उसके मन में क्या चल रहा है, मन को पढ़ना है, हिडन बातें उसके मन से निकालनी है, अनसेड पार्ट उसका बताना है, भैया ऐसा कौन सा पार्ट जो उसने बोला नहीं है, लेकिन हमें उसके स्टेटमेंट से पकड़ लेना है। ठीक है, कह रहे हैं केवल उत्कृष्टता के लिए काम करने वाले शिक्षक ही पुरस्कार के हकदार हैं। एक्सीलेंस, वर्किंग फॉर एक्सीलेंस, ओनली टीचर जो एक्सीलेंस का पीछा कर रहे हैं वो डिजर्व करते हैं क्या, अवार्ड। अच्छा, जो ये बात बोल रहा है, मान लो कॉलेज के प्रिंसिपल ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से क्या हुआ, सभी शिक्षक कड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, ऑल टीचर्स वर्क हार्ड, अगर सभी टीचर वर्क करते तो सबको ही अवार्ड मिल जाता, लेकिन उसने कहा है कि जो वर्किंग फॉर एक्सीलेंस, जो एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे हैं, एक्सीलेंस का पीछा कर रहे हैं, उनको ही मिलते। तो ये वाली बात तो गलत है, प्रिंसिपल ये वाली बात नहीं सोच रहा। पुरस्कार केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए ही प्राप्त होता, बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो अनाउंस कर रहा है कि भैया जो भी शिक्षक है, जो भी शिक्षक ने केवल उत्कृष्ट कार्य किया है, एक्सीलेंस किया है, एक्सीलेंस वर्क किया है, तो अब आप ये देखो उसको क्या मिलेगा, अवार्ड। तो ठीक है, तो इसमें केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो देख लो, इस तरीके से आपको सवाल को डिस्कस करना, मतलब डील करना ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। बस आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको स्टेटमेंट खुद से बोलना है। ठीक है, आप खुद से स्टेटमेंट बोलिए और मन में सोचिए कि स्पीकर के मन में क्या चल रहा है। सवाल नंबर 5 पे आइए। अब ये एक चेतावनी है, वार्निंग है। वार्निंग है क्या, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देखते भी होंगे जगह जगह पे लिखा रहता है, सिगरेट की डिब्बी पे भी लिखा रहता है ना, स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, सबको पता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब ये बात जिसने बोली है ना, ये जो वार्निंग दे रहा है, मान लो हम लोग सरकार हैं, सरकार ये वार्निंग दे रही है, ठीक है, चेतावनी कि भैया सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अच्छा, वो ये सोच रहे हैं क्या सिगरेट ना पीने से स्वास्थ्य बेहतर होगा? ये तो वही बात होगी, इधर पे स्वास्थ्य को खराब करने की बात करी गई है, ये बेहतर करने की बात कर रहे हैं। तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स होगा, उल्टी बात करने लगे। ये पाकिस्तान की बात कर रहा है, ये इंडिया की बात कर रहा है, तो नहीं हो सकता ना। ठीक है,
तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि सुधरेगा कि नहीं, लेकिन ये पता है कि पीने से खराब होगा। ठीक है, वास्तव में इस चेतावनी की कोई ज़रूरत नहीं है, गलत बात। अगर उसे ऐसा थोड़ा सा भी लगता है कि नो नीड, उसे ये लगता है इस चेतावनी की कोई नीड नहीं है, तो फिर वो कोई स्टेटमेंट देता, कोई स्टेटमेंट नहीं देता, नो स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट देता ही नहीं वो। इतनी बात क्लियर है ना। तो आपको पता है कि नाइदर फर्स्ट नॉर टू, ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही हो जाएगा। आपको कमेंट में बताने हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए, मतलब आपने थ्योरी पढ़ने के बाद जो 10 सवाल या जितने भी सवाल आएंगे उसमें आपको देखना है कि कितने आपके सही हुए, या फिर कमेंट में ये बता देना कि कितने गलत हुए। ठीक है, मैं यहाँ पे मतलब आपको बहुत मतलब ऐसा समझा रहा हूँ कि मैंने काफ़ी समय में चीज़ें सीख पाई। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, स्टेटमेंट आपको दिया गया है, सरकार ने हाल ही में देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के लिए भोजन की घोषणा की है। रिसेंटली अनाउंस द फूड फॉर एडिशनल वर्क, अगर आप एडिशनल वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। कहाँ पे, जो कि सूखा से प्रभावित एरिया है, जहाँ पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया। ठीक है, तो वहाँ पे काम के बदले अनाज मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। और क्या भैया, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, ठीक है, तो मैं ये कब बात बोलूँगा, जब मेरे पास 10,000 रुपये होंगे, जब मुझे पता है कि भैया हम यहाँ वहाँ से जुगाड़ करा के इनको 10,000 दे देंगे, तभी तो हम ये बात बोलेंगे ना। तो सरकार के पास भी पर्याप्त राशि है, तभी ये बात बोल ली। हाँ, बात ये एकदम इनकी बात सही, 100% सही है। सरकार को पता है कि मेरे पास फंड है, तभी मैं ऐसी स्कीम अनाउंस करूँगा। सरकार पास फंड ही नहीं है तो वो कैसे कह सकती है कि मैं ये खरीद लूँगा वो खरीद लूँगा, नहीं, नहीं कर सकती। कोई भी योजना भी नहीं चला सकती, कुछ नहीं कर सकती अगर सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर सरकार को ये लगेगा मेरे पास पैसे नहीं है तो वो कोई भी स्कीम नहीं लागू करेगी। इन कार्यक्रमों के कारण प्रभावित लोगों को दिन में कम से कम एक बार भोजन मिल सकता है, दिन में कम से कम एक बार, बिल्कुल सही बात है। सरकार ये बात सोच रही है कि अगर सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे हम अतिरिक्त काम के बदले अनाज देंगे तो लोग भूखे नहीं मरेंगे, उन्हें कम से कम एक बार भोजन मिल जाएगा। हो सकता है दिन में 3-4 बार भी मिल जाए, 3 टाइम भी मिल जाए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम का, नहीं तो कम से कम एक बार मिल जाए। बात एकदम सही है, दोनों ही बात एकदम सही है, बोथ। अपना आंसर कौन सा होगा जिसमें बोथ लिखा हो, बोथ फर्स्ट एंड टू अजम्पशंस आर इम्प्लीसिट। ठीक है, चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 को आप ध्यान से देखो, 7 क्या कह रहा है, बेंगलोर से, ध्यान से देखना, बेंगलुरु से दिल्ली की हवाई मार्ग से जल्दी पूरी हो जाती है। ठीक है, कि यात्रा जो है बेंगलुरु से दिल्ली, बेंगलोर से दिल्ली, वो हवाई मार्ग से कैसी जल्दी पूरी हो जाती है, जल्दी, बहुत कम टाइम, 2 ही घंटे लगते हैं, जल्दी पूरी हो जाती है। तो आप ये बताओ कि मान लो कोई यात्रा करके आया, वो ये बोल रहा है कि भैया बेंगलोर से दिल्ली तो बहुत जल्दी यात्रा हो जाती है। तो बेंगलोर और दिल्ली हवाई से जुड़े हुए हैं, ये बात जो बोल रहा है उसको ये बात उनके मन में है क्या, बेंगलोर और दिल्ली जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। उसके मन में अगर उसे लगे कि भैया, जैसे मान लो हम कलकत्ता से अंडमान जाना चाह रहे हैं, तो कोई ये बात बोल सकता है कि कलकत्ता से अंडमान हम ट्रेन से गए, नहीं बोल सकता ना, क्योंकि ट्रेन है ही नहीं, बीच में समुद्र पड़ेगा, तो आपको या तो फ्लाइट से जाना पड़ेगा, शिप से जाना पड़ेगा। तो मतलब हवाई मार्ग जुड़े हुए, बिल्कुल सही बात है, 100% एकदम सही है, ये बात एकदम सोच रहा है, उसके अजम्पशंस में है। दूसरा, बेंगलोर से दिल्ली के परिवहन के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं, ये फिर वही बात, आपने मुझे सिर्फ हवाई मार्ग के बारे में बताया है, हवाई मार्ग, आप हमसे पूछ रहे हो अन्य मार्ग। तो हमने कहा ना, अगर हमसे यूपी के बारे में बताया है तो हम इंडिया के बारे में नहीं बता सकते, तो हम अन्य साधन हैं कि नहीं हम कैसे बता दें, नहीं पता। तो इसका आंसर गलत है, ये सही नहीं है उदाहरण में, केवल ओनली वन का मतलब है ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात थी, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चले आगे, चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं, जो मैंने आपको तरीका बताया उससे सवाल सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। और अभी तो हम कम प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन भी ले आएंगे, जिसमें आज अभी जो रिसेंटली में सवाल जो पेपर में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे इन्हीं फॉर्मूलों से। ठीक है, इन्हीं जुगाड़ों को लगा के अपना राइट आंसर तक जाएंगे, देखते हैं कि कैसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। देखो क्या कहते हैं, राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए अधिक जनसंख्या में सीटें स्वीकृत करने के लिए नियामक निकाय को आवेदन किया है। मतलब यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज है, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उन्होंने क्या किया है, रेगुलेटरी बॉडी को अप्लाई किया है कि हायर नंबर ऑफ सीट्स करी जाएँ, इनके कॉलेज में। मान लो अभी इनका कॉलेज है, वहाँ पे 500 सीट्स हैं। ठीक है, अभी डिमांड कर रहे हैं कि भैया 500 प्लस करो, कुछ सीटें बढ़ाओ, 600 700 कुछ भी, ऐसा कुछ करो। ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया, अप्लाई किया है, आवेदन कर दिया। तो अब आपको बन जाना है कॉलेज, जो भी कॉलेज है इंजीनियरिंग, वो आपको बन जाना है कॉलेज का मालिक। ठीक है, आपको बन जाना है कॉलेज का मालिक कि भैया कॉलेज आपका ही है। तब आप ध्यान से देखो,
नियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दे सकता है। तो आप ही बताओ, हम एसएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हम तभी तो भर रहे हैं। फॉर्म नहीं भरेंगे तो ये तो श्योर है कि सिलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन हम फॉर्म भर रहे हैं, इसका मतलब ये हमें उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि हम पढ़ें या ना पढ़ें भी अलग चीज़ है, लेकिन हम सोचें शायद तुक्का लग जाए, शायद इस बार हमें जो आता है वही क्वेश्चन पूछ लिए जाए, शायद किस्मत साथ दे जाए। तो मतलब एक उम्मीद रहती है कि हाँ, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई सीटें नियामक निकाय दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉलेज वाले हैं उनके मन में ये बात निहित है। ऑप्शन नंबर ए अपना मतलब अजम्पशन नंबर 1 एकदम सही है। दूसरा देखते हैं, राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हो सकते हैं। मान लो ये 700 सीटें अप्रूव हो गई, तो कॉलेज वाले ये सोच रहे हैं क्या कि 700 एडमिशन हमारे ऑफिस कॉलेज में हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो ऐसा कर रहे हैं, अधिक सीटें क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अधिक एडमिशन हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी, बोथ पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, मतलब नियामक निकाय अगर उसकी सीटों को मंजूरी दे सकता है, ये बात सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहा है। क्या जो एक्स्ट्रा सीटें आ जाएंगी उनकी संख्या पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हो जाएंगे, कि उनकी सीटें जो एक्स्ट्रा बढ़ी हैं वो फिल हो जाएं? बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें वो सोच रहे हैं, तभी उन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनके स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है। तो बताएं ये भी सवाल कैसा था? अच्छा था ना? चलते हैं आगे सवाल नंबर 9 की ओर। अब वीडियो को पॉज करें, आप खुद से पढ़ें और देखें। पॉज करो और देखो कि ये सवाल आप लगा पा रहे हैं। अगर आपसे सवाल हो पा रहा है या नहीं, तो आप ध्यान से देखो। मैं पॉज कर लिया, लगा लिया, चलिए देखिए। आजकल महिलाएं बहुत तेज रफ्तार वाली ज़िंदगी जी रही हैं, जिसके कारण उनमें अत्यधिक तनाव है। ठीक है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा। तो महिलाएं क्या, आज के टाइम पे तो हर व्यक्ति के पास स्ट्रेस है। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास कुछ हो ना हो, स्ट्रेस जरूर है। तो अभी देखो, महिलाओं की बात हो रही है कि काफ़ी रफ्तार भरी ज़िंदगी जी रही है, जिसके कारण उनमें अत्यधिक तनाव है। ठीक है भैया, तनाव है। अब देखो धारणा क्या है, महिलाओं को अखबार पढ़ने का समय नहीं मिलता, ये तो वही बात हो गई। अखबार न्यूज़पेपर जैसी बात यहाँ आई है क्या? मान लो जिनके पास स्ट्रेस नहीं है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इस बात की श्योरिटी है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात कहीं से लॉजिकल फिट नहीं बैठ रही है, इलॉजिकल बात लिखी है, आउट ऑफ द बॉक्स। इलॉजिकल बात आउट ऑफ द बॉक्स, जो हमारी स्टेटमेंट है उससे आउट है भाई। आजकल ज़्यादातर महिलाएं अपनी तार्किक समस्याओं के बारे में मनोवैज्ञानिकों से सलाह लेती हैं। अब भैया मनोवैज्ञानिकों से सलाह लेती हैं कि नहीं लेती हैं, इस बात की जानकारी हमें स्टेटमेंट में कहीं नहीं मिल रही। बस हमें इतना पता चल रहा है कि बहुत मतलब स्ट्रेस है उनकी लाइफ में और भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी चल रही है। मनोवैज्ञानिकों की सलाह ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, कि अखबार पढ़ने का समय, भाई ये सब बातें कुछ हमें स्टेटमेंट से तो पता नहीं चल रही है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि नाइदर 1 नॉर 2, ना तो पहला ना ही दूसरा इम्प्लीसिट है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 को आप सभी लोग ध्यान से देखें और बताएं। अच्छा, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। कमेंट सेक्शन जो होता है ना, उसमें आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा। और ज़्यादा होगा नहीं आएगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा, और अगला जब अपन एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस लाएंगे, तो उसमें इसका आंसर मैं बता दूंगा एक्सप्लेन करके। तो अभी मैं देखता हूँ कि ये जो चीज़ें आपने सीखी हैं, कई अप्लाई कर पा रहे हैं आप क्वेश्चनों में कि नहीं। सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आज आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, जो समझाया है कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको थ्योरी दी है स्पीकर वाली, लिसनर वाली, है ना, उनसे आपको मदद मिल पा रही है कि इन सवालों को करने में? क्या आप 99% सवाल सही कर पा रहे हैं इस थ्योरी पे बेस्ड? ठीक है, तो आपके पास कोई भी बुक रखी हो, आप उस घर पे जाके इतना पढ़ के अब आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए और फिर बताइए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे और चीज़ें सीखना चाहते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में, है ना, तो और मोटिवेशन लेना चाहते हैं मेरा स्कोर देख के, तो वो चीज़ें आपको चैनल में मिल जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो मैं डालता रहूँगा। जिसमें भी आपको दिक्कत होगी मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। ठीक है, तो भैया चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।